क्या टॉपिक? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, सही ना? पहले ये समझो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। क्या टॉपिक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिख रहा है सबको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट चार चीज के मिलकर बनता है। क्या क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, है ना? बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स ऑफ अकाउंट। इतना सारा चीज मिलकर क्या बनता है मेरा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमको कैसे पता चलेगा कि किसी कंपनी का सिचुएशन अच्छा चल रहा है कि खराब चल रहा है? वो डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में जो फैक्ट एंड फिगर दिया हुआ है वो सही चल रहा है या नहीं। अगर फैक्ट एंड फिगर सही है, लाइक मेरे पास इतना एसेट्स है, इतना संपत्ति है कि हम आसानी से अपने आउटसाइड लाइबिलिटी को, किसको, हम 25 बार पेड कर सकते हैं, 25 टाइम्स। सिचुएशन अच्छा है कि खराब है? अच्छा है ना? क्या है? अच्छा है कि मतलब नियर फ्यूचर में तो हम, मेरा बिजनेस डूबने वाला नहीं है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। किसकी वजह से? इंसॉल्वेंसी की वजह से तो बिजनेस नहीं डूबेगा, है ना? क्यों? क्योंकि मेरे पास मोर देन इनफ एसेट्स है मेरे लाइबिलिटी को क्या करने के लिए, कवर करने के लिए। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं। क्या बोले? फिर से बोलो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं, टूल्स यूज करते हैं, जो कि हेल्प करता है मेरे को क्या करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने में। क्या क्या टूल्स है ये? लाइक रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ द टूल्स, जिससे हम ये पता करते हैं कि कंडीशन अच्छा है कि खराब है। जैसे एक डॉक्टर के पास तुम जाते हो कि सर मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है ना? तो डॉक्टर तुरंत क्या करता है, एक हल्का फुल्का ऐसा दवाई देता है जो कि छोटा मोटा दवा में माने बीमारी में क्या हो जाएगा, तबीयत को ठीक कर देगा। तो कितना दिन से बीमारी है? मतलब एक दिन से। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, 2 दिन दवाई खाओ, है ना? ठीक हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो एक बार और मेरे से क्या कर लेना, दिखवा लेना। 2 दिन बाद मरीज आया कि अभी भी सर जैसे एज यूजुअल जैसे प्रॉब्लम था वैसे ही प्रॉब्लम है। तो बोलेगा कि ठीक है, एक काम करो, अल्ट्रासोनोग्राफी करा लो। क्या करा लो? अल्ट्रासोनोग्राफी करा लो, है ना? लीवर फंक्शनिंग टेस्ट टेस्ट करा लो, केएफटी करा लो, किडनी फंक्शनिंग टेस्ट करा लो, सो दैट कि ओवरऑल मेरे पास एक व्यू आ जाए कि क्या दिक्कत है, किस वजह से तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक सिर्फ अल्ट्रासोनोग्राफी पे डिपेंडेंट नहीं रहा, वो 2-3 एनालाइज किया। अब 2-3 एनालाइज में इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी में दिखाई दिया कि लीवर का साइज थोड़ा सा बढ़ा हुआ है इन कंपेयर टू अदर डे, है ना? जो नॉर्मल लीवर का साइज होता है उससे थोड़ा सा क्या है। अच्छा, तो इसके बाद वो तुरंत इसको चेक करेगा कि यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा है ना? फोटोग्राफी में तो जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। एलएफटी, लीवर फंक्शनिंग टेस्ट, उसमें देख रहा है कि सब चीज बढ़ा हुआ है। तो उसके बाद इसको मना करेगा कि भाई तेल मसाला खाना कम करो, नहीं तो जॉन्डिस हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा तो सीधे, है ना, दर्शन हो जाएगा। उसी तरह हमको जब रेशियो एनालिसिस वन ऑफ द टूल्स लाइक अल्ट्रासोनोग्राफी, है ना? और क्या हो सकता है? और बहुत सारा टूल्स है लाइक कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज कॉम्परेटिव, कंपेयर कर सकते हैं इसके पीयर कंपनी के साथ। लाइक टाटा मोटर का कंपेयर क्या हम जैसी टेक्सटाइल से करेंगे? नहीं। टाटा मोटर का कंपेयर हम मारुति सुजुकी से करेंगे, जो दोनों एक फील्ड में है, जो दोनों एक फील्ड में है, क्योंकि इसका भी बिजनेस क्राइटेरिया वही है, इसका भी बिजनेस क्राइटेरिया वही है। ये भी स्मॉल सेगमेंट की गाड़ी को सेल करती है, ये भी स्मॉल सेगमेंट की गाड़ी को सेल करती है। तब कंपेयर किया जाएगा कि आखिर इन दोनों का सेल्स कैसा चल रहा है। इसका है 5 लाख करोड़ का और इसका है 10 लाख करोड़ का,
तो हम ये एनालाइज करके पता कर पाए कि नहीं भाई इसका तो सेल क्या है, ज्यादा है। बट दूसरा केस में देखिए तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो इसका कॉस्ट लग रहा है 3 लाख करोड़ और इसका लग जा रहा है 8 लाख करोड़। तो अब तो दोनों औकात पे ही आ गया, ये कम बेच के भी प्रॉफिट उतना ही कमाया, तो इसका प्रॉफिट मार्जिन 40% है, जबकि इसका प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 20% है। अब तुमको पैसा इन्वेस्ट करना होगा तो कहाँ इन्वेस्ट करोगे? समझ में आया क्या बोले? टाटा मोटर्स में, क्योंकि उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या है, ज्यादा है। ये कब पता चला? जब कंपेयर किए तब। अच्छा, कंपेयर भी किए, देखो कंपेयर भी कर रहे हैं, साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ साथ रेशियो एनालिसिस भी कर रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट रेशियो कर रहे हैं। और कौन सा टूल्स है? और टूल्स का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या नाम है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। और क्या नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट टूल्स का? ब्रेक इवन एनालिसिस, है ना? क्या होता है ब्रेक इवन? वेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल टू, मतलब जीरो। क्या होता है? जीरो होता है, ना प्रॉफिट ना लॉस, ना प्रॉफिट ना, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हल्का फुल्का तुमको एक दिन हम पढ़ाए थे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को कितने पार्ट में बांटा जाता है? 3 पार्ट में बांटा जाता है, मोटा मोटी बोला जाए तो। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। कोई दिक्कत है? नहीं। और एक चीज होता है ना कुछ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या सिलेबस में है तुम्हारा ये? नहीं, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं, क्यों हम पागल हैं? नहीं, इतना तो तुम लोग समझता ही है। कुछ कुछ को लगता है कि हम पागल हैं, वो अलग बात है ना? लेकिन हम पढ़ा क्यों रहे हैं इसको? माइट भी हो सकता है कि ये तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कैश फ्लो स्टेटमेंट किसका पार्ट है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पार्ट है। तो हो सकता है कि इसमें से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ दे, लाइक परचेज ऑफ गुड्स इज विच एक्टिविटीज। कौन सा एक्टिविटीज है? कौन सा? परचेज ऑफ गुड्स। तो यू हैव टू डिटरमाइन दैट कि ये कौन सा एक्टिविटीज है ना? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। गुड्स परचेस कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग है। अगर यही एसेट्स परचेस करते तो हम लोग का कौन सा एक्टिविटीज हो जाता? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाता। कौन सा एक्टिविटीज हो जाता? कब? अगर एसेट परचेस करते तब। चलेगा यहां तक दुख किसी की जिंदगी में? चलो। अच्छा, एक और हम लोग पढ़े थे, ट्रेंड एनालिसिस, याद है? इसमें हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हम लोग ट्रेंड के साथ हैं कि नहीं, या ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। एक मोटा मोटी अगर आइडिया दे तुमको, ट्रेंड एनालिसिस में होता क्या है? लेट्स सपोज कि ये 2000 ईयर है ना? ये 2001 है। मेरा सेल्स दिया हुआ है, सेल्स कॉल क्या बोलते हैं? आरएफओ। आरएफओ मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2000 में 1 लाख का था। कितना का था? और 2001 में कितना है? 1,20,000 का। तो अगर कंपेयर करते तो क्या दिखाई देता मेरे को कि 20,000 इंक्रीज हो गया, एब्सोल्यूट चेंज है मेरा 20,000 का। तो परसेंटेज चेंज निकाले तो बैठे बैठे ज्वाइन हो जाओ, फिजिकली थोड़ी दिखाई दे रहे तुमको हम। अमाउंट डिवाइड बाय बेस ईयर। अब इसमें एक बेस ईयर ले लिया जाता है, इसको हम लोग क्या मान लिए? बेस ईयर। क्या मान लिए? बेस ईयर इनटू 100। तो अमाउंट है 20,000, बेस ईयर है 1 लाख, इनटू 100, तो 20% से इंक्रीज हो गया। तो हमको ये पता चला कि हमारा सेल जनरली 20% से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है इन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। इन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर के सेल के कंपेयर में इस साल का सेल 20% से बढ़ा है। तो हम फिर से अंदाजा करेंगे अगले साल और 20% से सेल क्या होगा। लेकिन ये 20% किसका? 2001 का सेल का। क्योंकि 2000 से 2001 में किस 1 लाख का 20% बढ़ा था। अब 1,20,000 का 20% बढ़ेगा, 1,20,000 का 20% कितना हो जाएगा? 24,000, है ना? तो 24,000 से बढ़ेगा तो होगा कितना? 1,44,000। अगर उसका और 20% से बढ़ जाए तो कितना होगा? 29,200। आप लोग बोलिए।
हंस रहा है तो वो गरीब तो नहीं हंसना चाहिए। 28800 है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेंड हम लोग पकड़ लिए, उसी ट्रेंड को फॉलो किए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेंड एनालिसिस। क्या बोला जाता है। अच्छा, फिर क्या आता है। अब बात करें हम लोग रेशियो का, किसका। अच्छा, यूजर्स कितने टाइप के होते हैं। यूजर में भी ऑफ टू टाइप, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक क्वेश्चन इसमें से बनता है, यूजर ऑफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर। कितना टाइप का यूजर। एक होता है इंटरनल यूजर, यूजर एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर वो जो बिजनेस के अंदर होकर बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है, लाइक डायरेक्टर, मैनेजर, स्टाफ, एम्प्लॉय, ऑनर। अब ऑनर में भी ना दिक्कत है, कभी कभी ना शेयर होल्डर को एक्सटर्नल में रखता है। किसमें रखता है, ये समझ के कि वो इन्वेस्टर है। कौन है। हम जैसे रिलायंस में इन्वेस्ट किए, है ना, हमने 5 शेयर खरीद लिया, किसका, तो हम हो गए शेयर होल्डर। अब बीइंग अ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर द ओनर ऑफ द कंपनी, कंपनी का हम क्या बन गए, ऑनर बन गए। अब ऑनर बनने का मतलब कि हम जाकर ऑफिस में बैठेंगे, नहीं, हम बाहर से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। जब जब कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट लॉन्च करेगी, हम उसको पढ़ेंगे कि वेदर प्रॉफिटेबल बिजनेस है या बिजनेस ने फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस करना है या नहीं। कंपनी का ऐसा तो नहीं है कि लॉस ज्यादा हो गया है, ज्यादा दिन तक कमेंट करने वाला या फिर इंक्रीमेंट होने वाला नहीं है। तो ये सब सोच सोच के हमको क्या करना पड़ेगा, शेयर को यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर ट्रीट किया जाता है। शेयर होल्डर को क्या ट्रीट किया जाता है, जो एक एक्सटर्नल पर्सन है, वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से बिजनेस में क्या किया है, पैसा लगाया है। प्रमोटर जबकि अलग कोई होता है। प्रमोटर कौन होता है, जो बिजनेस में पैसा लगाया है अपने प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, है ना। प्रमोटर जैसे रिलायंस का धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी, ये सब प्रमोटर है। ये सब क्या है, कभी भी तुम शेयर मार्केट देखोगे ना, तो उसमें तुमको दिखाई देगा कि प्रोमोटर का होल्डिंग होता है। किसका होल्डिंग होता है, प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ रहा है कि घट रहा है वो देखा जाता है। अगर किसी कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ रहा है, मतलब मालिक को कॉन्फिडेंट है अपने कंपनी के ऊपर, तो तुम भी उस कंपनी का शेयर आसानी से क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। जिसमें प्रमोटर बेचना शुरू कर दिया, चुपचाप तुम भी बेच के निकल जाओ, नहीं तो फंसोगे, बड़ा भयंकर होगा, फंसोगे। क्या था, एक कहानी सुनाए थे तुम लोग को शेयर मार्केट के केस में, सुनाए थे कि नहीं पता नहीं, बंदर वाला। आते, एक गांव था, है ना। क्या था, तो गांव में भोले भाले लोग रहते हैं, मस्त जिंदगी जी रहा था ये लोग। और गांव में बहुत सारे लंगूर थे। क्या थे, हेलो, कितना अच्छा तो बना है ना। अब ये लंगूर जो है आकर पूरे गांव को परेशान करके रखे थे, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये जो बंदा आया, ये बोला कि एक काम कर, सुनना भैया, बोला कि एक काम करो, जो जो मेरे को बंदर पकड़ के देगा उसको हम 200-200 रुपया देंगे। तो सब बेरोजगार बैठा हुआ था गांव में, तो चल तू को बंदर पकड़ के जाएगी, शाम की व्यवस्था हो जाए। दो को बंदर लेके जाता, 200-400 रुपया लेके चल आता। अब धीरे धीरे करते करते, डेली का करते करते, इसके पास बहुत सारा बंदर क्या होने लगा, इकट्ठा होने लगा, भीड़ लगने लगा। क्या लगने लगा, किस चीज का, बंदर लोगों का, किसका। अब बंदर का कमी होने लगा, अब कोई इंटरेस्ट नहीं जगा रहा था, क्योंकि भाई बंदर पकड़ने में अब दिक्कत हो रहा था। तो बोला कि सुनो ना, अब जो बंदर पकड़ कर आएगा उसको देंगे हम 500 रुपया।
कितना देंगे? तुरंत एक्टिव हो गया लो, एक ही पकड़े के बाटे, एक में पूरा बड़ा वाला आ जाएगा। है ना? तो एक पकड़ के रख दिया, लाता फिर ऐसे ऐसे करते करते और बंदर कम हो गया, और इसके पास बंदर का संख्या क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब कम हो गया तो इसका प्राइस कर दिया 2000 रुपया पर बंदर। अब मेहनत कर करके पेड़ फान फान के खुदे बंदर बन के बंदर पकड़ रहा है लोग, जमा किया और भर गया इसके पास। अब बोला कि अब लगभग खत्म हो गया था बंदर, अब बोला कि इसका दाम हो गया 4000 रुपया एक बंदर का, है ना? अब क्या हुआ कि अचानक से इसका एक दोस्त आया, किसका, ये जो ऑफर दे रहा था ये सब, इसका एक दोस्त आया शहर से इस गांव में घूमने। ये बोला कि सुनना भाई, हम 2 दिन के लिए थोड़ा सा शहर जा रहे हैं, है ना? तुम थोड़ा सा ये लोग से डील कर लेना, अगर कोई बंदर पकड़ के लाएगा तो उनको 4000 देना है ना? दे देना। ये बैठा हुआ था चुपचाप। अब गांव के लोग तो ढेर चालाक बनते हैं कि सुनिए ना, कौन है वो, कि दोस्त है, छोड़िए दोस्त, लीजिए थोड़ा सा पीजिए, है ना? आ, 2-4 को बंदरवा हमको दे दीजिए। आज जब आपका दोस्त आएगा तो कि सुनिए, ऐसे तो हम नहीं कर सकते हैं, हम कम से कम इसको 3000 दीजिए तो हम आपको बंदर दे देंगे। आप वो आएगा तो आप उस 4000 दीजिएगा, मेरा भी फायदा हो जाएगा, आपका भी फायदा हो जाएगा। तो बोला कि नहीं नहीं, पूरे बराबर बराबर कीजिए। ठीक है चलो, 2000, 2000 मेरा फायदा, 2000 आपका फायदा। अब सब गांव वाला को ये खबर पता चल गया, सब गांव वाला क्या कर लिया, इससे बंदर खरीद लिया। कितना करके? 2000 करके। और सवेरे हुआ यो आदमी भाग गया, यो आदमी तो भागले है, और सब घर में अपना बंदर रखा है लोग। कितना वाला बंदर रखा है लोग? 2000 वाला, है ना? जिस बंदर का दाम 2000 नहीं था, कुत्ता नहीं पूछ रहा था, उस बंदर को कितना में बेचा लोग? 2-2000 में। ये दोनों का मिली भगत था, समझा? तो ऐसे ही होता है शेयर मार्केट में। क्या होता है शेयर मार्केट में? एक ऐसा शेयर है जिसके अंदर में कंपनी लॉस में है, 2 लाख करोड़ का लॉस में मान लो, और उसका शेयर प्राइस दिन प्रतिदिन भागे जा रहा है। काहे भाग रहा है? काहे कि ये दूगो बंदर पकड़ने के चक्कर में है लोग। अब भाग रहा है, भाग रहा है। जैसे हम अपना कहानी बताएं, टाटा टेलीकॉम का एक शेयर था, टाटा ऐसे ही लॉस में है, टेलीकॉम सेक्टर ऐसे ही लॉस में है, 20-25 का शेयर था। हम देख रहे हैं भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, हम इसमें 400 रुपया लगा दिए। 20 से भागते भागते 150 पे पहुंच गया, 20 से भागते भागते तो करीब करीब मेरा 400 रुपया 2000 रुपया हो गया था। हम बेच के निकल गए, 170 पे गया। जब 170 पे गया ना, फिर लोअर सर्किट लगना शुरू हुआ। लोअर सर्किट मतलब तुम बेच ही नहीं पाओगे, तुम लेके बैठे हो 5 गो शेयर बेचने के लिए। ये बेचने वाला एक क्या लिए बेचा है? 1 लाख शेयर। पहले इसका 1 लाख शेयर बिक्री होगा, तब तुम्हारा 5000 शेयर क्या होगा? तो इसको बोला जाता है सेलर ओनली। क्या बोला जाता है? सेलर ओनली। खाली शेयर सेल करने वाला है, बायर है ही, क्योंकि इस मार्केट में वैल्यू ही नहीं ना। इसको तो जानबूझ के इसको फंसाया गया बंदर वाला की तरह, कि तुम लालच में खरीद लो। जो आदमी 170 में खरीदा होगा वो लोटा लेके क्या हो गया, ये शेयर आज के डेट में 2 रुपये में चल रहा है। कितना में चल रहा है? तो ऐसे फंसाता है लोग, ऐसे क्या करता है? फंसाता है। तो शेयर मार्केट में बिना सोचे समझे पैसा इन्वेस्ट, इवन हमको अकाउंट्स का नॉलेज होते हुए भी हम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं। शेयर में एफएनओ नहीं, कभी नहीं खेलते हैं, है ना? कभी किसी को खेलने का सजेशन, इंट्राडे एफएनओ कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं होगे। इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट मिलेगा, थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। हाँ, ये बात है कि एक बार शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया ना, पूरा गांव संसार का तुमको चिंता होने लगेगा कि क्यों ट्रम्प जो है मेरे पे टैरिफ लगा रहा है इंडिया पे, है ना? क्यों यूक्रेन पे हमला हो रहा है, क्यों रसिया मार रहा है यूक्रेन को। सबका चिंता तुम्ही को हो जाएगा, क्या कि तुम्हारा पैसा का दाम गिरे जा रहा है। क्या हो जा रहा है? इसी वजह से टेंशन होगा। जब ये अब पढ़े हम लोग रेशियो एनालिसिस। क्या पढ़ते हैं? रेशियो चल रहा है ना? रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्या होता है?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई दो न्यूमेरिकल फैक्टर को लेकर उन लोगों के बीच में कैसा रिलेशन है, उन लोगों के बीच में कैसा रिलेशन है वो बताता है कौन? रेशियो एनालिसिस। अगर रेशियो एनालिसिस को देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे रेशियो एनालिसिस को 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। एक होता है रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो, रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो, एक होता है बैलेंस शीट रेशियो, और एक होता तो है कुछ, एक होता है मिक्स रेशियो, एक होता है रेवेन्यू स्टेटमेंट। क्या रेशियो किसको बोलते हैं? जिसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, जिसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही आइटम किसका होगा? प्रॉफिट एंड लॉस का। किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का। उस टाइप के स्टेटमेंट रेशियो को क्या बोला जाता है? रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो। बैलेंस शीट रेशियो किसको बोला जाता है? जिसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही आइटम किसका होगा? बैलेंस शीट का होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा? बैलेंस शीट रेशियो। मिक्स रेशियो किसको बोला जाता है? जिसमें अगर न्यूमिनेटर बैलेंस शीट का है तो डिनोमिनेटर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का होगा, और न्यूमिनेटर अगर प्रॉफिट एंड लॉस का है तो डिनोमिनेटर भी बैलेंस का होना चलेगा। यहां तक देखो किसी की जिंदगी में होना तो नहीं चाहिए। ये किसके बेसिस पे था? ये टाइप्स ऑफ रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेशियो को कितने पार्ट में बांटा जा सकता है? 3 पार्ट में। कौन कौन सा? रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो, बैलेंस शीट रेशियो और मिक्स रेशियो। अब अगर बात करें हम लोग, राहुल थोड़ा सा चार्जर दो ना मोबाइल का, मोबाइल का। अगर बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फंक्शन के बेसिस पे, ये नहीं चार्ज होगा इससे शायद। वो वाला तो मेरा वाला देखो मेरे बैग में होगा। लिक्विड रेशियो। कौन सा रेशियो? जो इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोला जाता है। किसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो बोला जाता है? इसको और क्या नाम से जाना जाता है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब ये मेरे लिक्विड पोजीशन को बताता है कि नियर फ्यूचर हम अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पेड कर पाएंगे कि नहीं, है ना? वो बताता है कौन? लिक्विड रेशियो। अगर लिक्विड रेशियो का एग्जांपल देखा जाए तो एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, करंट रेशियो, ये सब क्या है? मेरा लिक्विड रेशियो का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? लिक्विड रेशियो का। फिर आता है तुम्हारा सॉल्वेंसी रेशियो, जो मेरे डायरेक्ट लॉन्ग टर्म डेब्ट के साथ रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो? लॉन्ग टर्म डेब्ट के साथ, या फिर एसेट्स के कंपेयर में मेरा पैसा कितना लगा हुआ है। लेट्स सपोज कि ऐसा बिजनेस है जिसमें हम लगाए हैं 1 लाख और लोन लिए हैं 9 लाख का, तो सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छा नहीं है, उसको अच्छा पोजीशन नहीं माना जाएगा। जो भी हो, क्या कौन सा बात बोल रहे हैं बोलो? सॉल्वेंसी रेशियो का एग्जांपल अगर देखा जाए तो डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, और बोलो बोलो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, बोल सकते हो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, है ना? तो दीज ऑल आर द सॉल्वेंसी रेशियो। कौन सा रेशियो? सॉल्वेंसी रेशियो। फिर आता है परफॉर्मेंस रेशियो। कौन सा रेशियो? परफॉर्मेंस रेशियो क्या दिखाता है कि कैसा परफॉर्मेंस है साल भर में, कि हम लोगों ने अच्छा से सेल कर पाया है कि नहीं, सेल ज्यादा हुआ है कि नहीं। एक्टिविटी रेशियो भी बोला जाता है। किसको?
परफॉर्मेंस रेशियो को और किस नाम से जाना जाता है? एक्टिविटी रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। अगर एक्टिविटी रेशियो देखिए तो कौन कौन सा रेशियो को एक्टिविटी रेशियो बोला जाएगा? तो जितना भी टर्नओवर रेशियो होता है, लाइक डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, है ना, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, है ना। तो ये सब क्या है, कैसा रेशियो है? परफॉर्मेंस रेशियो। कैसा रेशियो है? परफॉर्मेंस रेशियो है। फिर आता है तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कौन सा रेशियो? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का कुछ एग्जांपल, जितना भी प्रॉफिटेबल रेशियो है, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, हाँ हाँ, सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, लगभग एक ही है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, these all are प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कौन सा रेशियो? जितना ज्यादा फॉर्मूला तुमको याद रहेगा उतना ज्यादा रेशियो का सवाल तुमको इजी लगेगा। जितना कम फॉर्मूला याद रहेगा रेशियो उतना ही ज्यादा तुमको क्या लगेगा, टफ लगने वाला है। क्योंकि ये पूरा ही चैप्टर जो है डिपेंड करता है किसके ऊपर? फॉर्मूला के ऊपर। तो फॉर्मूला तुमको क्या रहना चाहिए? एकदम याद रहना चाहिए। चलेगा यहाँ तक? आते हैं। अगर हम बात करें करंट रेशियो का फॉर्मूला, तो करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, देखते हैं हमको कितना फॉर्मूला याद है। हाँ, क्विक रेशियो का फॉर्मूला, क्विक एसेट्स बाय क्विक लायबिलिटी। लेकिन क्विक एसेट्स का फॉर्मूला में हमको लिखना पड़ेगा करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड, करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी। तुम लोग को भी याद है। एसिड टेस्ट रेशियो भी बोला जाता है और इसको लिक्विड रेशियो भी बोला जाता है। किसको? क्विक रेशियो को। किसको? क्विक रेशियो को। अच्छा, और कौन सा फॉर्मूला होता है? डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? टर्न लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय शेयर होल्डर फंड। अच्छा, ये तो क्या हुआ? डेप्ट इक्विटी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर फंड बाय टोटल नेट एसेट्स बोलो, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि टोटल एसेट जब करते हो ना तो उसमें तुम्हारा बहुत कुछ इन्वॉल्व हो जाता है। अनिकेत, थर्ड बेंच पे आके बैठो। शेयर होल्डर फंड बाय टोटल नेट एसेट्स। नेट एसेट्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इट इंक्लूड्स, है ना। जैसे एसेट साइड में अगर तुम बनाओगे, एसेट साइड देखोगे तो एसेट साइड में क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स होता है, करंट एसेट्स होता है। अदर करंट एसेट्स के अंदर में ना मिसलेनियस एक्सपेंडिचर घुसा रहता है, जैसे पीएल, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, प्रीमियम एक्सपेंसेस। तो हमको सिर्फ टेंजिबल वाला एसेट्स लेना, माने कौन कौन सा? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को सबको कंसीडर नहीं करना है। यहां तक दुख है किसी की जिंदगी में? होना भी नहीं चाहिए। ओके, ये प्रोप्राइटरी रेशियो हुआ। और बोलो कौन सा था? कैपिटल गियरिंग रेशियो। क्या होता है फॉर्मूला? फंड बेयरिंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट एंड
डिवाइड बाई, बोलो, शेयर होल्डर फंड। एग्जाम्पल सवाल करेंगे तब समझ में आएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाई इंटरेस्ट। ईबीआईटी का फॉर्मूला दिखाए थे क्या? पैट 1 - याद है? पैट डिवाइड बाई 1 - टैक्स रेट प्लस इंटरेस्ट, है ना? और क्या था? डेटा टर्नओवर रेशियो। डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्रेडिट सेल बाई एवरेज डेटा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्रेडिट परचेज बाई एवरेज क्रेडिटर। स्टॉक टर्नओवर रेशियो। माय गॉड, हाँ दुखा गया मेरा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। टीओजीएस बाई एवरेज स्टॉक। समझ गया। हाँ, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सीओजीएस बाई एवरेज स्टॉक, यही ना? अच्छा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। टर्नओवर मतलब होता है नेट सेल। नेट सेल बाय वर्किंग कैपिटल, ज्यादातर फॉर्मूला जो भी टर्नओवर होता है ना, देखोगे ऊपर में नेट सेल आता है, डिवाइड में कुछ भी बोल सकता है, जैसे फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो मतलब उनका कहने का कंपेयर है कि नेट सेल के कंपेयर में फिक्स एसेट्स अपना कितना है, वो बताओ, है ना? तो नेट सेल बाई फिक्स एसेट्स चलेगा। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल। देखो आजकल सेल को ना अलग नाम से जाना जाता है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलेगा। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए। हेलो, हम्म, तारটা কেটে গেছে। বাইরে বাইরে मैसूर वन কাছে। कहाँ थे हम लोग, देखो एक बार। हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या फिर शुरू किया तुम लोग? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है अपना, कितना है थोड़ी पता है, हम तो अभी से पढ़ा रहे हैं।
ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग रेशियो बोलो या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो बोलो या एक्सपेंसेस रेशियो बोलो, बताइए। सेम, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। हम नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्ट को सीओजीएस नहीं बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आता है समझो थोड़ा सा, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है ना। ऑपरेटिंग सीओजीएस कैसे आता है ये बताओ, सेल्स माइनस जीपी, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि सेल्स माइनस जीपी माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट, तब आ जाएगा मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सपेंसेस, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड है, इसीलिए हम तुम लोग को थोड़ा सा कैश फ्लो भी सिखाएं। जो बिजनेस से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस, जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जैसे लीगल एक्सपेंसेस। हाँ, क्या नहीं होगा इसके अंदर में, वो चीज जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। कौन सा एक्टिविटीज है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। और क्या हो सकता है, लॉस बाय फायर, स्टॉक लॉस बाय, सॉरी, फिक्स्ड एसेट्स लॉस बाय फायर, फिक्स्ड एसेट्स लॉस बाय फायर, तो ये भी ऑपरेटिंग पार्ट नहीं है। ये लॉस जो है ये एबनॉर्मल नेचर का है, किस नेचर का है, तो इसलिए ऑपरेटिंग के अंदर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसी तरह इनकम में भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, ये सब कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि रेंट रिसीव या डिविडेंड रिसीव कौन सा एक्टिविटीज होता है, रेंट रिसीव होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कौन सा एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग, जितना लिखवाए हैं फॉर एक ही दिन तो पढ़ाए हैं, कैश फ्लो के लिए एक ही दिन काफी है ना, एक से ज्यादा दिन नहीं चाहिए। अगर उसमें से कुछ भी क्वेश्चन आता है तो ऐसे तो कैश फ्लो तुम्हारा एक चैप्टर है पूरा, कब, सेमेस्टर 4 में, है ना। तो अभी तो फिर खैर सेमेस्टर 4 के बारे में बात करना मतलब पाप करने के बराबर है। अभी फिलहाल कपार पे एग्जाम डांस कर रहा है एकदम यमराज की तरह है ना। और क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलो या रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड बोलो, है ना, दोनों का बात एक ही है। क्या होता है फॉर्मूला, ईबीआईटी बाय कैपिटल इंप्लॉयड इनटू 100 इनटू कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। और एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हाँ, टोटल एसेट्स प्लस करंट, सॉरी, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या फिर तुम बोल सकते हो फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये तो किसका फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल का। किसका फॉर्मूला है, समझ में आया क्या बोले, यहां तक दुख है किसी की जिंदगी में, आओ। देखो मरने लगा लोग क्या टॉपिक, रेशियो एनालिसिस, एक एक करके थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। ये क्या करता है, रेशियो एनालिसिस, it describes a significant relationship with which exist between various item of बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर के बीच में जो भी आइटम्स है उन लोग के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कौन किससे कितना कनेक्टेड है, कितना किसका कौन परसेंटेज है, वो सब फाइंड आउट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, कौन, रेशियो एनालिसिस, है ना। इट इज पॉसिबल टू एक्सेस द प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी एंड एफिशिएंसी ऑफ एन एंटरप्राइज थ्रू द टेक्निक ऑफ रेशियो एनालिसिस। कैसे पॉसिबल है, प्रॉफिटेबिलिटी देख के, सॉल्वेंसी देख के कि कंपनी का पोजीशन फ्यूचर में ज्यादा दिन चलने वाला है या
नहीं चलेगा ये। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस क्या काम है, सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स फिगर एंड इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप। हमको इजीली से समझना है कि वेदर कंपनी स्टेबल है या नहीं, प्रॉफिटेबल है या नहीं, उसी चीज को आसान भाषा में क्या करता है, समझाता है, कौन, रेशियो। प्रोवाइड्स कॉम्परेटिव एनालिसिस, ताकि हम दूसरे कंपनी से भी क्या कर सके, कंपेयर कर सके। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरिया, कहाँ कंपनी को दिक्कत हो रहा है, कंपनी देख रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट ठीक 50% लेके आ जा रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट में हम लोग को क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है ना। अच्छा, फिर क्या है, चेक इफेक्टिवनेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि कंपनी के अंदर में डिसीजन सही से लिया जा रहा है या नहीं, टर्नओवर रेशियो सही है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जितना का बबुआ नहीं उतना का झुंझुना होकर रखा हुआ है, बबुआ नहीं मने झुंझुना मने, मतलब कि समझो कि सेल हुआ है 2 लाख का, उसमें से 1.5 लाख उधारे बाकी है, अभी तक पैसे नहीं रिकवरी हुआ, तो ऐसा सेल करके कोई फायदा है ना। इससे बढ़िया हम किस में बेचेंगे, कैश में। एनेबल्स द स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, बताया था कभी बचपन में, बताए होंगे, खाली और बता दीजिए क्या दिक्कत है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, है ना। स्ट्रेंथ और वीकनेस बिजनेस के अंदर का पहलू है, जबकि अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स वो बाहर से प्रेशर आता है। सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स फिगर्स एंड एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप, सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग फिगर्स एंड ब्रिंगिंग आउट द, ये तो उसी चीज को क्या किया है, डिस्कस किया है। अच्छा, लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस, क्या लिमिटेशन है किसका, रेशियो एनालिसिस का। 4 पॉइंट याद करके रखो, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, है ना, प्राइस लेवल चेंज हो गया, जैसे आज से 10 साल पहले क्या प्राइस लेवल था, आज क्या प्राइस लेवल है ना, इन्फ्लेशन बढ़ा है, उन सब चीज को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, किसमें, रेशियो में। फिर क्या दिया है, डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, हो सकता है कि किसी कंपनी में WDB यूज हो रहा है और किसी कंपनी में स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हो रहा है, तो कंपेयर कर पाना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है, क्योंकि उसका फिगर डेटा जो है अलग होगा, इसका फिगर डेटा जो है अलग होगा। इफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटीज ऑन बेस, अपने बेसिस पे क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। इफेक्ट ऑफ विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग क्या होता है कि जब कचरा फैला रहता है तो उसको जानबूझ के पोर्टफोलियो मैनेजर ऐसे दिखाता है कि कंपनी के अंदर में सब कुछ सही सही चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ चलता नहीं है, किसके अंदर में, कंपनी के अंदर में। दीज आर द लिमिटेशंस, टाइप्स ऑफ रेशियो, ये बताने का जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी अभी बता के आए हम लोग। लिक्विडिटी रेशियो में 2 ही होता है, करेंट और लिक्विड। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर में डेप्ट इक्विटी, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, टर्नओवर रेशियो में देखा जाए तो सब पता है, ऐसा कुछ भी है जो छोड़े थे, नहीं। लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन को क्या करता है, हेल्प करता है मैनेज करने में, क्या करने में, मैनेज करने में, उसको क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला पता है, करंट एसेट्स के अंदर में क्या क्या आता है ये पता है, ये सब बताने का जरूरत है या फिर बताया हुआ है, बताया हुआ है ना। करंट रेशियो को और किस नाम से जाना जाता है, वर्किंग कैपिटल रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। समझ में क्या बोले, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अलग होता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अलग होता है और वर्किंग कैपिटल रेशियो अलग होता है। स्टैंडर्ड रेशियो क्या है, स्टैंडर्ड रेशियो इज 2:1। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला पता है, बताने का जरूरत, इसका स्टैंडर्ड क्या है, 1:1। सम दिया हुआ है, सम हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग तो अभी रिवीजन कर रहे हैं, सब सजा उजा के रखे हैं। हाँ, रोक ना बहन, बहुत मर्जी है तू। ऐसा ऐसा सवाल सारा हम लोग किए हैं। तो कुछ फायदा, है, रुक ना बहन, बहुत मरती है तुम।
आ जाएगा एक बार। सॉल्वेंसी रेशियो पता है, एक बार फॉर्मूला बता दे रहे हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो का, लॉन्ग टर्म डेट बाई शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेट के अंदर में क्या क्या आता है? डिवेंचर, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट एंड इवन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी आता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी आता है, ये ध्यान रखोगे। शेयर होल्डर फंड के अंदर में अगर प्रीमियम एक्सपेंस देखो तो लेस होगा। स्टैंडर्ड रेशियो 2:1 नहीं होना चाहिए, 1:2 होना चाहिए। हम्म फिर सम स्टार्ट होगी। सम अभी करने के मूड में है। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, तो टोटल एसेट्स ऊपर और डेप्ट नीचे। फिर प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर फंड टू टोटल एसेट्स, टर्नओवर रेशियो ऑलरेडी सब तुम लोग को डिस्कस कर दिया है ना। रेशियो में जितना पकड़ने लायक था एक बार में